अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम इंटर में आ चुके हैं और आज हम इंटर का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एनडी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसे कि फर्स्ट चैप्टर का नाम है हीट, ठीक है। सो हीट क्या है, इसका ओल्ड कॉन्सेप्ट था जिसको हम कैलोरिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो किसी दौर में हीट को हम एक वेटलेस इनविजिबल फ्लूइड कहते थे। कैलोरिक थ्योरी है। कैलोरिक थ्योरी में हम हीट को एक वेटलेस इनविजिबल फ्लूइड समझते थे और हम ये समझते थे कि जो हॉट बॉडीज़ हैं उनके पास ये फ्लूइड ज़्यादा है और जो कोल्ड बॉडीज़ हैं उनके पास ये फ्लूइड कम है। दिस थ्योरी वाज सीम्स टू बी फिट फॉर कंडक्शन बट नॉट फिट फॉर फ्रिक्शन। इस थ्योरी की मदद से हम कंडक्शन को तो एक्सप्लेन कर सके थे, पर हीट जो फ्रिक्शन की वजह से जनरेट हो रही थी उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। एक पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिएगा, कैलोरिक कॉन्सेप्ट वाज चैलेंज्ड बाय काउंट रमफोर्ड। काउंट रमफोर्ड ने इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया था। उसके बाद जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो क्या है, तो हम कहते हैं इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी का एक फॉर्म है विच फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी फ्लो होता है। इट्स ऐसा यूनिट इज जूल। हीट का ऐसा यूनिट जूल है। और अगर आप कैलोरिक देखें तो एक कैलोरी जो है वो 4.18 जूल के बराबर है, या अगर हम इसका रिवर्स करें तो 1 जूल जो है वो 0.39 कैलोरी के बराबर होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हीट जो ट्रांसफ़र होती है उसके मोड्स कितने होते हैं। तो हीट ट्रांसफ़र के 3 मोड्स होते हैं। एक को हम कहते हैं कंडक्शन। व्हाट इज़ कंडक्शन? इन दिस मोड हीट इज़ फ्लो एटम टू एटम। हीट जो है वो एटम से एटम टू एटम फ्लो होती है। जैसे एक लोहे की छड़ी है हमारे पास, लोहे की छड़ी होगी तो अगर आप इस एंड को आग में रखेंगे थोड़ी देर के बाद ये एंड भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि एटम टू एटम हीट फ्लो होती है। दिस मोड ओनली टेक प्लेस इन सॉलिड। सॉलिड्स में जो हीट फ्लो होती है वो कंडक्शन की मदद से होती है। दूसरा है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है? इट इज़ इन दिस मोड हीट इज़ फ्लोज ड्यू टू मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे अगर आपके पास फ्लूइड है, अगर आपके पास ये वाटर है, जब आप इसको हीट करेंगे तो इसमें बिल्कुल आपको मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नज़र आएगी, यानी इसमें मॉलिक्यूल की मूवमेंट की वजह से हीट फ्लो होगी। तीसरा मोड होता है रेडिएशन। रेडिएशन में किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन दिस मोड हीट इज़ फ्लोज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे सन से यहाँ तक जो हीट हमारे पास आ रही है वो बेसिकली रेडिएशन की मदद से आ रही है। रेडिएशन बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टेम्परेचर। व्हाट इज़ टेम्परेचर? इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। सिंपल डेफिनेशन है। उसके बाद हम ऐसे भी कह सकते हैं इट इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। टेम्परेचर जो होता है उसका ऐसा यूनिट केल्विन है। अब हम बात करेंगे स्केल्स ऑफ टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर के 3 स्केल्स हैं, पर स्केल डिस्कस करने से पहले जब हम कोई भी स्केल बनाएंगे तो उसके लिए हमें 2 रेफरेंस पॉइंट लेनी पड़ेगी, और हम कहते हैं 2 रेफरेंस पॉइंट्स आर टेकन। और ये जो रेफरेंस पॉइंट हैं इसको हमने एक को कहा है लोअर फिक्स पॉइंट, एक को हमने कहा है अपर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट जो हम लेते हैं वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस लेते हैं, यानी जिस टेम्परेचर पे आइस मेल्ट होती है वो लेते हैं। और अपर फिक्स पॉइंट हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लेते हैं, यानी जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होता है। अब आप आ जाएं स्केल्स पे, तो हमारे पास 3 स्केल हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल। अच्छा, सेल्सियस स्केल जो है इसमें हमने जो लोअर फिक्स पॉइंट रखी है, लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट जो हमने रखी है, लोअर फिक्स पॉइंट हमने रखी है 0 सेल्सियस पे और अपर फिक्स पॉइंट हमने रखी है 100 सेल्सियस पे। इस तरीके से फ़ारेनहाइट पे लोअर फिक्स पॉइंट हमने रखी है 32 पे और अपर फिक्स पॉइंट हमने रखी है 212 पे। इस तरीके से केल्विन में हमने लोअर फिक्स पॉइंट रखी है 273 पे और अपर फिक्स पॉइंट रखी है 373। याद रखिएगा कि अगर आप यहाँ देखें तो इन 2 के बीच में डिफरेंस 100 का है, इन 2 के बीच में भी डिफरेंस 100 का है। इसलिए हम कहते हैं कि साइज ऑफ सेल्सियस डिग्री इज इक्वल टू साइज ऑफ केल्विन डिग्री। तो हम इसलिए कहते हैं कि 1 सेल्सियस डिग्री की जो साइज होती है वो बराबर होती है 1 केल्विन डिग्री की साइज। और याद रखिएगा जितना चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस में आएगा उतना चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में आएगा। यानी अगर मैं कहता हूँ कि एक बॉडी का 10 डिग्री
सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो केल्विन में कितना इंक्रीज होगा, वो भी 10 होगा। चेंज की बात होगी तो केल्विन में और सेल्सियस में सेम होगी, पर अगर आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट से कंपेयर करवाएं तो हम कहते हैं फ़ारेनहाइट की डिग्री छोटी होती है, इसलिए हम कहते हैं कि 1 सेल्सियस डिग्री जो होती है वो तकरीबन 1.8 फ़ारेनहाइट डिग्री साइज़ के बराबर होती है। अगर आप चेंज फाइंड करना चाहेंगे, अगर आपको सेल्सियस में चेंज पता है और आप उसको फ़ारेनहाइट में करना चाहते हैं तो चेंज इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 एंड चेंज इन सेल्सियस। ठीक है, सपोज करें अगर सेल्सियस में टेम्परेचर चेंज हुआ 10 डिग्री तो फ़ारेनहाइट में कितना चेंज होगा, तो 1.8 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सेल्सियस में चेंज हो रहा है 10 डिग्री तो फ़ारेनहाइट में चेंज होगा 18 डिग्री, पर अगर सेल्सियस में टेम्परेचर चेंज हुआ 10 डिग्री तो केल्विन में कितना चेंज होगा, 10 डिग्री। चेंज इन सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन केल्विन। अच्छा, अब ये काम की बात सुन लें, जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि -40 एक ऐसी रीडिंग होती है टेम्परेचर की जहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के स्केल्स कोइंसाइड करते हैं। यानी अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर -40 फ़ारेनहाइट होगा तो सेल्सियस में भी वो -40 होगा। इसी तरीके से ये 574.59 वो रीडिंग्स हैं जहाँ पे केल्विन और फ़ारेनहाइट जो हैं कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, अब रिलेशन है, ये जनरल रिलेशन है कि C/F is equal to F minus 32/9. This is the relation between Kelvin and this is the relation between Fahrenheit and Celsius. पर अगर आपको सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, आपको फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो उसका ये फार्मूला है। जो भी आपको फ़ारेनहाइट डिग्री मिलेगी आप इस फार्मूले में रखेंगे तो आपको सेल्सियस मिल जाएगा। सपोज करें अगर मेरे पास, मान लेते हैं कि मेरे पास 50 फ़ारेनहाइट है, मैं देखना चाहता हूं कि 50 फ़ारेनहाइट में कितने सेल्सियस होते हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 50 रखूंगा। 50 में से मैं 32 माइनस करूंगा तो आई थिंक 8 आएगा। 8 जब 9 से डिवाइड करेगा तो 2 आएगा। 2 जब 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 10 आएगा। इस तरीके से अगर आपको फ़ारेनहाइट चाहिए, सपोज आपके पास 10 सेल्सियस है, 10 सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, तो आप यहाँ पे 10 रखेंगे तो इस तरीके से आपको फ़ारेनहाइट मिलेगा। ये तो सिंपल है। अगर आपको केल्विन चाहिए तो जितना भी सेल्सियस मिला हुआ है उसमें 273 ऐड करेंगे। अगर आपको सेल्सियस चाहिए तो जितना भी केल्विन मिला हुआ है उसमें से 273 माइनस करेंगे। अब हम आते हैं इंटरनल एनर्जी पे। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? तो सम ऑफ ऑल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। देखें, मॉलिक्यूल जो होता है ना, उसके पास बहुत सारी काइनेटिक एनर्जीज हो सकती हैं। एक होती है ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, एक होती है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल ट्रांसलेटरी मोशन भी कर सकता है, वाइब्रेशनल मोशन भी कर सकता है, रोटेटरी मोशन भी कर सकता है। तो इसलिए मैंने लिखा है सम ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। अब याद रखिएगा, जो हमारे पास आइडियल गैस होती है, आइडियल गैस के पास सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होती है और आइडियल गैस के पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, क्योंकि आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे ना अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं ना रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। ठीक है, द इंटरनल एनर्जी। अच्छा, अब ये काम की बात सुन लें। इंटरनल एनर्जी जो गैस मॉलिक्यूल्स की होगी ना, वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ मोल्स पे और टेम्परेचर पे। अगर मैं कहूँ कि मैंने किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाया है तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। नंबर ऑफ मोल्स कहूँ तो भी चेंज होगी। ठीक है, इस तरीके से अब हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। आपने पहले से भी डिस्कस किया होगा। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मैंने मेन पोस्टुलेट्स लिखे हैं। एक पोस्टुलेट है द कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स इज इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। The collision in which total momentum and total kinetic energy remains conserved. The average kinetic energy of gas molecule is directly proportional to absolute temperature. ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ठीक है, अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डबल करेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी।
Molecules of gas exerts no attractive or repulsive force on each other except during collision। ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये कंटेनर है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मूव करते हैं, पर ये एक दूसरे पे ना अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं ना रिपल्सिव लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कोलिजन के दौरान लगाते हैं, बाकी एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाते। अच्छा, जब हम किसी भी कंटेनर में गैस भरते हैं तो उस कंटेनर पे एक किस्म का प्रेशर लगता है। तो ये प्रेशर कहाँ से आता है? तो मैंने लिखा है प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद दी वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो लाजमी है ये मॉलिक्यूल्स वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ स्ट्राइक करेंगे तो उन पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। प्रेशर की इक्वेशन क्या है? P इज इक्वल टू 1/3 रो V स्क्वायर बार। ये जो V स्क्वायर बार है इसको हम कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आपको पता होना चाहिए कि गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, हर एक मॉलिक्यूल के पास डिफरेंट वेलोसिटी होती है। तो फिर हम क्या करते हैं, उन सब मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं? हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और फिर हम उनकी मीन लेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय n कर देंगे। तो यहाँ से जो वेलोसिटी मिलेगी इसको कहेंगे मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इस तरीके से प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो V स्क्वायर बार मीन्स के मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब आप देखें एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, जब हम पर मॉलिक्यूल लिखेंगे ना तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज करेंगे। जब हम मोल की बात करेंगे तो R लिखेंगे, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अच्छा, ये जो K है इसको कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R डिवाइडेड बाय Na, ठीक है। और ये जो R होता है इसको कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 8.314 SI सिस्टम में। इसका यूनिट भी आप जान सकते हैं, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ से आपने देखा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। K भी कांस्टेंट है, 3/2 भी कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब ये देखें मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? 3kT/m, यानी मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। यानी जितनी आपकी गैस लाइटर होगी उतनी उसकी मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर हम इस वेलोसिटी का स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर वो हो जाएगी VRMS। VRMS का फार्मूला है √3 kT/m। इसका मतलब है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ये वेलोसिटी बढ़ेगी, पर स्क्वायर रूट के साथ। मीन स्क्वायर वेलोसिटी इस सीधी प्रोपोर्शन रखती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी स्क्वायर रूट के साथ प्रोपोर्शन रखती है। इस तरीके से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। तो ये आप सारी पॉइंट्स नोट करें तो फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो अब हम कुछ MCQs करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द साइज ऑफ 1 सेल्सियस डिग्री इज इक्वल टू साइज ऑफ फ़ारेनहाइट डिग्री। तो ये गलत है। 1 सेल्सियस डिग्री की जो साइज़ होती है वो 1 केल्विन के बराबर होती है। 1 सेल्सियस डिग्री की साइज़ जो है वो फ़ारेनहाइट डिग्री से ग्रेटर होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज 10 सेल्सियस देन दिस टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर चाहिए तो फार्मूला था 9/5C + 32। सो 9/5 10 + 32, तो ये 2 हो जाएगा, ये 18 + 32 ये हो जाएगा 50। तो इसका ऑप्शन ए होगा। द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 20 सेल्सियस
दिस देन इंक्रीज इन टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन में उतना ही होगा जितना सेल्सियस में होगा, और फ़ारेनहाइट में मैंने बताया था इंक्रीज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 इंक्रीज टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो सेल्सियस में कितना इंक्रीज है 20, तो ये हो जाएगा 36 और 20, तो ये ऑप्शन बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन है द इंटरनल एनर्जी ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन, तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। उसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस वेलोसिटी, तो आपको पता है आरएमएस अंडर रूट 3 kT/m है। द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस इज डबल्ड देन, अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल करेंगे तो आपको पता है इंटरनल एनर्जी मीन्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डबल हो जाएगी। और वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी मीन्स आरएमएस वेलोसिटी इंक्रीज होगी √2 से, और मीन स्क्वायर वेलोसिटी मैंने बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो ये सारे ऑप्शन ठीक है। द कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, तो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन होती है वो इलास्टिक होती है। उसके बाद अब हम कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे, तो अब हम डिस्कस करेंगे बॉयस लॉ। बॉयस लॉ क्या है, तो बॉयस लॉ हम कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉयस लॉ हमेशा आइसोथर्मल प्रोसेस में वैलिड होता है, और बॉयस लॉ में जैसे हमने पढ़ा V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, इसका मैथमेटिकल फॉर्म है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, या हम इसको कह सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो इसका ग्राफ पैराबोलिक बनेगा। कभी कभी पूछते हैं कि बॉयस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म बताओ, कभी स्टेटमेंट पूछते हैं, कभी आपसे ग्राफ के लिए क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रख के किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और रिलेशन है V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ का जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक टर्म होती है, एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकल 0 होता है, उस टेम्परेचर को कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ अ गैस एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स 0, वो टेम्परेचर कौन सा होता है, तो वो 0 केल्विन होता है। अगर सेल्सियस में होना चाहिए तो 273.17 पर नेगेटिव में होता है, यानी -273.17 सेल्सियस को हम 0 केल्विन कहते हैं, और ये बेसिकली एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर होता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे गैस के मॉलिक्यूल्स का मोशन सीज हो जाता है, तो प्रेशर भी 0 होगा, काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, तो हम कहते हैं PV इज इक्वल टू nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में टेम्परेचर का वैल्यू 0 सेल्सियस होता है और प्रेशर 1 atm होता है, और वहाँ पे जो गैस का वॉल्यूम होता है 1 मोल का वो 22.4 dm³ होता है। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.0224 मीटर³ होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रियल गैसेस और आइडियल गैसेस में फ़र्क होता है। रियल गैसेस में थोड़ा बहुत रिपल्सिव फोर्स होता है, तो हम कहते हैं रियल गैसेस आइडियली बिहेव कैसे करेंगी। तो अगर हम रियल गैसेस को आइडियली बिहेव करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें हाई टेम्परेचर रखना पड़ेगा और हमें लो प्रेशर रखना पड़ेगा, क्योंकि रियल गैसेस में थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होता है, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए हमें हाई टेम्परेचर रखना पड़ेगा और लो प्रेशर रखना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।